नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी क्लास की बात कर रहे हैं। ये साथियों क्लास नंबर आपका 44 है और इस क्लास में भी दोस्तों हम टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सिलेक्शन की वजह से, नए एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब पाने की दृष्टि से देखा जाए। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का यहाँ पे सभी का वेलकम, अभिनंदन, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों, इसकी पिछली क्लासेज के आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का सेशन, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंट में साथियों 25 प्लस का स्कोर पाना चाहते हैं और 30 में से 28 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, बात करेंगे प्रथम प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रत्येक प्रश्न का आप लोगों को फीडबैक करना है कि टॉप 20 में आपका स्कोर कितना है, 10 प्लस है या 15 एबव। आपका जितना भी स्कोर हो प्रत्येक शिक्षक बंधु को कमेंट करना है। साथियों, प्रथम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। विश्व का सर्वाधिक कीटनाशक कौन सा होता है? डीडीटी होता है, बीएचसी होता है, क्लिट होता है या वेगोन की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व का जो सर्वाधिक कीटनाशक पदार्थ की बात करेंगे या कीटनाशक की बात करते हैं वह होता है साथियों, किसकी बात कर रहे हैं? डीडीटी की बात करेंगे। नोट कर लीजिएगा, प्रथम ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। साथियों, दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, आप लोगों को फीडबैक करना है। मरुस्थली भवन जो होता है वह किससे होता है? वनों को उखाड़ने के कारण होता है, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण होता है, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण होता है, ये बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। तो मरुस्थली भवन की बात करें, कहाँ पर होता है? भवन मतलब घर बना हुआ, मरुस्थल का ही घर बना हुआ, अर्थात बहुत उच्च तापमान एवं जहाँ पर वर्षा कम होती है उसी कारण मरुस्थली भवन बन जाता है। ठीक है साथियों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यार मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि शाकाहारी प्राणी जो होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं? आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक शर्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का। साथियों, शाकाहारी प्राणी वही कहलाते हैं जो हरे पेड़ पौधे पत्ते खाते हो, अर्थात वह कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी पर आ जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन बी ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कुत्ता जो है किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में आता है आपका, या कह सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, तृतीयक उपभोक्ता में आता है या उत्पादक होता है? देखिए, उत्पादक पेड़ पौधे हरे पत्ते जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं, लेकिन कुत्ता की अगर बात करें तो कुत्ता देखिए द्वितीयक में आता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुत्ता किसको खाता है? मांसाहारी भी होता है, इसलिए द्वितीयक उपभोक्ता की बात करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। उसे कुत्ता सर्वाहारी भी होता है, भोजन भी करता है, लेकिन यहाँ पे खाद्य जाल की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है। सर्वाहारी जो जंतु होता है वह किस वर्ग में आता है? उत्पादक में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता की बात करेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं या तृतीयक उपभोक्ता की बात करेंगे? आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वाहारी जंतु की बात करेंगे तो सर्वाहारी जंतु आपका द्वितीयक में आएगा। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में कहा था कि कुत्ता किस वर्ग में आएगा, आपका जो आंसर था द्वितीयक वर्ग में आएगा, अर्थात कुत्ता जो है किस श्रेणी कहला जाएगा, किस जंतु वर्ग कहला जाएगा? सर्वाहारी कहला जाएगा। ठीक है, तो वह आएगा द्वितीयक उपभोक्ता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। हाथी की बात करेंगे, गैंडा की बात करेंगे, शुतुरमुर्ग की बात करेंगे या साथियों बाज की बात करेंगे?
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न टीईटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है या आने वाले प्रश्न है या संभावित प्रश्न है, इसलिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब आप ये 20 क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि सर वाकई में आपने आज बहुत अच्छे क्वेश्चन शेयर किए, बहुत ही अच्छी बात है। बात करेंगे तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो जो बाज होता है, बाज यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि खाद्य जाल से एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यानपूर्वक समझिए, प्रत्येक प्रश्न को समझिए और प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिए। साथियों, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है, सर्वाहारी में सम्मिलित है, उत्पादक में सम्मिलित है, द्वितीयक उपभोक्ता में सम्मिलित है, ये साथियों तृतीयक उपभोक्ता में सम्मिलित हो जाएगा। तो शेर भी चाहे बाज की बात करें, ये तीनों किस वर्ग में आएंगे, तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। जैसे कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, ये द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे, क्योंकि कुत्ता और मनुष्य को शेर खा सकता है, तो ये क्या कहलाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता पर आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 8वां प्रश्न है साथियों, गिद्ध जो है किस वर्ग में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, परजीवी में आ जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा, ये साथियों आपके तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट कमेंट कीजिएगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं गिद्ध की बात की जा रही है, तो गिद्ध किस वर्ग में आएगा। हम पिछले ही क्वेश्चन में बात की, गिद्ध की बात हो, चाहे शेर की बात हो, चाहे मनुष्य की बात हो, वह आएगा साथियों तृतीयक उपभोक्ता की बात करेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। सारे प्रैक्टिस सेट क्लासें चल रही हैं अभी तक साथियों। 8 मॉडल पेपर आपका 150 प्रश्नों का अपलोड हो चुका है, तो मॉडल पेपर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें। सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड चल रहे हैं, चाहे मैथ्स की प्रैक्टिस सेट की बात करें, इसके बाद मैथ्स की प्रैक्टिस सेट होगी, ठीक है। तो आपका मैथ्स प्रैक्टिस सेट का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि 9th जो प्रैक्टिस सेट हम मैथ्स में भी कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी पेडागोजी की, संस्कृत पेडागोजी की, सारे हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का जो सफाई कर्मी है वह किसे कहा जाता है। केचुआ को कहा जाता है, गिद्ध को कहा जाता है, शुतुरमुर्ग को कहा जाता है, या साथियों बाज को कहा जाता है। तो 9वां प्रश्न है, प्रकृति का सफाई जो कर्मी होता है वह किसे कहा जाता है, गिद्ध को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। सम्मार्जक की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है। दीमक की बात करेंगे, मेढक की बात करेंगे, छिपकली की बात कर रहे हैं, या सांप की बात करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे घर के 4 कोने होते हैं वैसे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अगर 10x10 का कोई कमरा है, 10x12 का कमरा है, उसमें 4 कोने होते हैं, 4 पिलर होते हैं, ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन चूज करेंगे तो ये क्या होता है, घर की छत अपने आप बन जाती है, अर्थात 1 नंबर क्लियर हो जाता है। तो सम्मार्जक की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता किस श्रेणी में सम्मिलित होगा, हम बात करेंगे दीमक की। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन कहलाएगा। शैवाल, प्लांकटन की बात करेंगे, कवक की बात करेंगे, या मेढक की बात करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है टॉप 20 में से। तो अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा कहलाएगा, तो सभी लोग जानते हैं जो कवक होता है ये अपघटक जीवों का एग्जाम्पल और उदाहरण कहला जाएगा, अर्थात साथियों आप लोगों का सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप प्रत्येक प्रश्न आप लोगों अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, प्रत्येक प्रश्न का आप लोग फीडबैक भी अच्छे तरीके से दे पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया जो है किस श्रेणी में सम्मिलित होता है। उत्पादक में सम्मिलित होता है, अपघटक में सम्मिलित होता है, प्राथमिक उपभोक्ता में सम्मिलित होता है, ये साथियों द्वितीयक उपभोक्ता में सम्मिलित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, कई बार आया हुआ भी प्रश्न ही है। तो बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो बैक्टीरिया जो है आपके अपघटक श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न सभी को पता है, एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ यह प्रश्न आपके टॉप 20 है। और आप सभी को पता है, अगर आप 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक की अगर बुक आप एनसीईआरटी की पढ़ लाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट चूज किए हैं, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे संस्कृत की बात करें, ठीक है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन है जो, और ईवीएस के जो कंसेप्ट वाले प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं, पूरा निचोड़ ही पूछा जाता है। तो आप लोग अगर कहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में हैं, तो आपके लिए एक बेनिफिट होता है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है किस श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा, आपके अपघटक श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव भार में कौन सम्मिलित होगा। उत्पादक सम्मिलित होगा, उपभोक्ता सम्मिलित होगा, अपघटक सम्मिलित होगा, यह साथियों समस्त जीव आपके सम्मिलित हो जाएंगे।
तो जैव भार में कौन सम्मिलित होगा, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो जैव भार में जो सम्मिलित होता है वह समस्त जीव सम्मिलित होते हैं, ये जान लीजिएगा। जिनमें जीवन होता है, जैव भार जिनमें जीवन होता है तो समस्त जो जीव है आपके किसमें, जैव भार में सम्मिलित हो जाते हैं। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वह क्या होता है। भूताप होता है, सौर होता है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, या हम चंद्रमा की बात करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है और यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम पर प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि ईवीएस में इतने ज़्यादा प्रश्न अब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वह क्या कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बात कीजिएगा। देखिए प्रमुख स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत आपका सौर भी होता है, ठीक है, और भूतापी जो होती है ये भी स्रोत होता है। लेकिन अगर पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे और इसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए तो आपका शनाब सरदार अर्थात सौर की बात करेंगे, अर्थात हम बी ऑप्शन की बात करेंगे। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। साथियों 15वां प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो है ऊर्जा का कौन होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कौन होता है, रूपांतरण होता है ऊर्जा का, या निर्माण होता है, या स्थिरीकरण होता है, या हम साथियों विनाश की बात करेंगे। देखिए ऊर्जा का तो ना ही विनाश होता है, ना ही निस्त्रीकरण हो जाएगा, ना ही निर्माण होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जो आपने खाद्य जाल पढ़ा होगा, ठीक है, पहले प्रथम उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं, फिर चिड्डा वगैरह होते हैं, वो द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो चिड्डों को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो क्या है, केवल एक क्या होता है, रूपांतरण की बात करेंगे, अर्थात प्रथम ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। तो 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे, इस टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। साथियों अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो ह्रास होता है वह किससे होता है। आपके स्थिरीकरण से होता है, प्रदूषण से होता है, रूपांतरण से होता है, या हम बात करें नवीनीकरण से होता है। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो साथियों जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है, ह्रास मतलब क्या होता है, कमी। तो ऊर्जा की कमी जो पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से होती है, तो सभी लोग जानते हैं हम किस प्रकार से होती है, वह साथियों आपका कहलाता है रूपांतरण से ही होती है। और सभी को पता है 10% का नियम सभी को पता होगा, ये एक पारिस्थितिक तंत्र खाद्य जाल से संबंधित नियम है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो ह्रास होता है, कमी होती है, वह रूपांतरण के द्वारा ही होता है। 17वां प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, भौतिक ऊर्जा में बदलते हैं, या हम विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे। तो हरे पेड़ पौधे की बात करेंगे, जैसे आपके आसपास सभी लोग देखते होंगे, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो हरे पौधे अब चमक उठते हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जो है किस में बदल देता है, तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसलिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है। ये हम आपको एक चीज़ नोटिस भी कर दी होंगे, 1-2 क्वेश्चन पहले मैं आपको बताया भी है, या इस क्वेश्चन के पहले आपको बताया है कि पादपों से जो शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, 10%, 20%, 30% या 1% पहुँचती है। तो हमने आपको एक जिक्र किया था, एक नोटिस किया कि 10% का नियम। तो पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुँचती है, 10% पहुँचती है, और यही 10% का नियम है। और 10% का नियम किसने दिया, नीचे सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह सदैव चतुर्दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक होता है, त्रिदिशात्मक होता है, या साथियों हम द्विदिशात्मक की बात करेंगे। तो 1, 3, 2, 4 सारी दिशाएं दी गई हैं, चारों, एक दिशा, 2 दिशा, त्रिदिशा, चतुर्दिशा, चारों दिशाएं दी गई हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की जब भी बात की जाती है, इसका जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह साथियों एक दिशात्मक होता है, अर्थात आप लोगों का बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। बात करेंगे 20वें प्रश्न की कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो सदैव होता है वह किस स्तर को प्रवाहित होता है। उच्च स्तर से निम्न स्तर को होता है, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को होता है, या निम्न स्तर से उच्च स्तर को होता है, यह समान स्तर को होता है। तो बहुत ही बेहतरीन यह 20वां प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सदैव जो है किस स्तर की ओर प्रवाहित होता है। सभी कमेंट कीजिए, उच्च स्तर से निम्न स्तर, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, या निम्न स्तर से उच्च स्तर को, या समान स्तर को होता है।
तो आप सभी लोग जानते हैं कि परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का सदैव प्रवाह की अगर बात करें तो वह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। ये आपको ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति तंत्र की बात करें ऊर्जा का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। तो साथियों ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों को स्कोर क्या है, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और प्रत्येक क्लासेज की प्रैक्टिस सेट चल रही हैं, प्रत्येक क्लास आप लोगों को ज्वाइन करना है। अगर आपने भी इस परिवार अपनी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करके इस फैमिली का ऑनर बन सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक बंधु इस फैमिली का ऑनर हैं, इस यूट्यूब चैनल का ऑनर हैं। और इस फैमिली को आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है, प्यार इसने इसी तरह मिलता रहे, सपोर्ट करते रहें। प्रिपरेशन में आप लोगों से जो भी है यहाँ पे शेयर होती चला जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम फतेह करने के लिए जो हमारी ये रथ चल पड़ा है दोस्तों, ये आप लोग सहारा दे रहे हैं। इस रथ को इसी तरह आगे चलते जाइए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम फतेह हो सके और आउट ऑफ 150 में से 125 का स्कोर जो है आप लोग प्राप्त कर सकें, ताकि आप लोगों का सपना साकार हो सके, आप लोग सिलेक्शन पा सकें। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मैथ्स क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास पर मिलते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।